हेलो एवरीवन, हम दूसरी क्लास लेकर आ चुके हैं। कंप्लीट सीडीपी बाल विकास के रिवीजन हम कर रहे हैं और ये जो क्लास होगी ये सीटेट, यूपीटेट, डीएसएसपी, केवीएस, पीआरटी सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और अभी ममता चौहान ने कहा, मेरे ख्याल से ममता चौहान ही थे जिन्होंने कहा कि थंबनेल के ऊपर जो है आप जरूर डाला करो एग्जाम्स के नाम, ज्यादा से ज्यादा केवीएस का जरूर डालो। देखिए, जो हमारी वीडियोस होती है उसमें थंबनेल से ज्यादा जो हम काम करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं? थंबनेल से ज्यादा अच्छा काम हमारे कंटेंट के अंदर होता है। तो आज की क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास के अंदर हम जल्दी से करने वाले हैं हमारा क्या, चैप्टर नंबर 1, बाल विकास और उसका अधिगम के साथ संबंध। तो हम बाल विकास के कंसेप्ट और उसके लर्निंग के साथ रिलेशनशिप को अच्छे से समझेंगे। तो आज की जो क्लास होगी वो कल की क्लास से हम आगे ही स्टार्ट करेंगे, यानी कल क्लास नहीं हुई थी, परसों की जो क्लास थी उससे स्टार्ट करेंगे। और संडे वाले दिन भी आपकी क्लास होगी, यानी कल के दिन भी आपकी क्लास जरूर ली जाएगी। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स आ जाए और अपने सभी साथियों तक जो है एक बार इस लाइव सेशन को शेयर कर दें, ताकि इस सेशन को हम क्या कर सकें, शुरू कर सकें। जल्दी से सारे स्टूडेंट्स आ जाएं और जितने भी स्टूडेंट हैं वो लाइक का बटन जरूर दबाएं और नए स्टूडेंट्स जो आए वो भी सब्सक्राइब करें जरूर। ठीक है, चलिए जी, आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके स्टूडेंट तक नोटिफिकेशन जाएगी तो वो जुड़ेंगे मेरे साथ। मैं आपके एक बार कमेंट सामने खोल लेता हूं। हाँ जी, चलिए, अच्छी खासी स्टूडेंट आ चुके हैं, मुझे इतने ही स्टूडेंट्स की जरूरत थी। आज जो आप पढ़ोगे ना, आज आपके दिल के अंदर से मैंने ये नहीं निकलवा दिया ना गुरुजी ये होता है पढ़ाना। मैं आपको एक दावा करता हूं आज के इस सेशन में, और वो ये होगा कि चाहे कोई पेड बैच हो चाहे कोई फ्री बैच हो, ये जो हमारा 9 बजे वाला सेशन होगा, मजा आएगा आज इस सेशन में। तो लिखने के लिए आप रेडी हो? राजीव कुमार मंडल, बिल्कुल झारखंड से, प्रणाम। आप झारखंड से हैं तो प्रणाम आपको। हरपाल सिंह, दीपक तंवर, गुरु भाई, ज्योति गुप्ता, मनीष, गुरु भाई। चलो शुरू करते हैं। सविता किरार, नाजिमा, नाजीर, फातिमा, लक्ष्मी। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और अपने बोर्ड के अंदर एंट्री मारते हैं। देखिए, अपने बोर्ड को एक बार जल्दी से सिलेक्ट करते हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे। क्या हो गया? अब तक तो चल रहा था। एक सेकंड रुकिए, ऑप्शन और क्यों नहीं आ रहे? एक सेकंड रुको। आ गया। जब हम हैं तो क्या गम है। चलिए जी, आ गए हैं हम। क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? चलिए, आ गए हैं हम। हमने परसों जो पिछली क्लास थी उसके अंदर बहुत सारी चीजें देखी थी। आज जो हम शुरुआत करेंगे वो हमने आपको बोला था, हम शुरुआत करेंगे एक चीज से कि ग्रोथ के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर फर्क क्या होता है। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट हम समझते हैं ग्रोथ का, कि ये जो ग्रोथ है यार, ये मामला क्या है। ठीक है, ये समझते हैं सबसे पहले। तो यहां पर हम एक टॉपिक समझेंगे, अभिवृद्धि, यानी कि ग्रोथ क्या है। ये नया कंसेप्ट आज हम समझने वाले हैं और ये समझने के बाद बल्ले बल्ले हो जाएगी तुम्हारी, मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो अब देखिए अभिवृद्धि क्या है। एक ही बात आपको लिखनी है, शरीर में होने वाले परिवर्तन, शरीर में होने वाले परिवर्तन ही ग्रोथ है। आपके शरीर के अंदर जितने भी परिवर्तन आएंगे वो ग्रोथ का हिस्सा होगा। ठीक है, और याद रखना, ग्रोथ को हमेशा क्या बोलते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट। अब ग्रोथ क्या है ये तो आपको समझ में आ गया कि ये फिजिकल ही है, यानी कि ये शारीरिक प्रवृत्ति की है। इसकी अगर नेचर देखें, नेचर ग्रोथ की तो कैसी है? नेचर इसकी शारीरिक है। शरीर में होने वाले जितने परिवर्तन होते हैं तो इसकी नेचर कैसी हुई? मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव।
कई बार एग्जाम में आया है कि नेचर कैसी होती है ग्रोथ की, तो नेचर इसकी क्वांटिटेटिव होगी। चलिए, अशोक कुमार, कार लवर, अर्चू, रंजीत, प्रवीण, देवेंद्र, सभी स्टूडेंट अब ध्यान दो क्लास के अंदर। अब हम क्या करेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी आपस में वो करेंगे, क्या बोलते हैं, कंपेयर करेंगे कि दोनों के अंदर सेम चीज क्या होती है, परिवर्तन क्या आते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए, जल्दी के लिए मत कहना, बस मुझे आराम आराम से एक एक चीज समझाते हुए चलूंगा। हम पैसे लेकर घंटों के हिसाब से थोड़ी पढ़ा रहे हैं। चलिए, यहां पर आ गया आपका ग्रोथ, लिख लेते हैं, और यहां पर आ गया डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब हुआ विकास महाराज, और वृद्धि का मतलब है वृद्धि मैडम। तो विकास और वृद्धि के अंदर चेंज क्या है, इनके अंदर अंतर क्या है, वो हम देखेंगे। सबसे पहला अंतर, जो वृद्धि होती है, मैंने आपको बताया, वो मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव। स्टूडेंट बोले इंग्लिश में भी पढ़ाओ, तो साथ में इंग्लिश में भी पढ़ाने लग गया हूं, तो अंग्रेजी वाले भी जुड़ा करो अब। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो मात्रात्मक भी होता है प्लस गुणात्मक भी होता है। मात्रात्मक क्यों हुआ, मैंने आपको डेवलपमेंट की पहली क्लास में बताया था कि मात्रात्मक कौन कौन से भाग हुए। मात्रात्मक जिनको माप सकते हैं, शारीरिक विकास भी आता है विकास में। गुणात्मक कौन कौन से हुए, जिनको माप नहीं सकते, एक तो भावात्मक विकास हुआ, और भावात्मक विकास के साथ साथ आपका मानसिक विकास, उसको भी आप नहीं माप सकते हैं। तो डेवलपमेंट के बारे में आप समझ गए कि ये डायनेमिक होता है, ये मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन ये ग्रोथ सिर्फ मात्रात्मक होती है। तो पहला डिफरेंस तो समझ गए। अब दूसरा डिफरेंस समझो इनके बीच में क्या होता है। दूसरा डिफरेंस है कि इसका निर्धारित समय होता है, यानी कि जो ग्रोथ होती है उसका टाइम फिक्स्ड होता है। अब आप बोलेंगे टाइम फिक्स्ड कब से कब तक होता है, हमें यह भी बता दो। देखिए, किशोरावस्था तक, एडोलेसेंस तक जो है ग्रोथ जितनी होनी है हो जाती है, आपके शरीर में जितना विकास होना होता है वो हो जाती है। चलिए, नहीं, बिल्कुल गलत लिखा आपने, कार लवर A to Z। वृद्धि शारीरिक तो है, लेकिन विकास मानसिक नहीं है। विकास देखिए, इसकी ये हुआ कैसा, ये मनोशारीरिक हुआ, इसमें भावात्मक विकास भी होगा, ये मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होगा। तो यहां पर देखिए निर्धारित समय होता है, लेकिन ये जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। कहां तक चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि ये कैसा हुआ, ये लाइफ लॉन्ग हुआ। तो ये एक नेचर के अंदर इनका बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ कि ग्रोथ तो हो जाएगी किशोरावस्था तक, लेकिन जो डेवलपमेंट होगा वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। चलिए, दूसरा पॉइंट भी आप समझ गए। तीसरा पॉइंट है कि यह एकीकृत नहीं है, यह एकीकृत नहीं है। एकीकृत का मतलब यह है कि यह इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है, यह विकास का भाग है, यह विकास का भाग है, यानी कि जिसके साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं उसका ही एक भाग है। जैसे कि मैं आपको कहूं कि आपके हाथ का कंपैरिजन आपसे किया जाए, तो आपका हाथ क्या है, आपके शरीर का ही एक हिस्सा है। ऐसे ही जो वृद्धि है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो ओवरऑल डेवलपमेंट के ही एक हिस्सा है। तो ये समझ लीजिए कि यह एकीकृत नहीं है, यह विकास का ही एक भाग है। लेकिन विकास क्या होगा, यह एकीकृत है। क्या है, यह एकीकृत है, यानी कि यह पूरा का पूरा कंसेप्ट है, सभी पहलुओं को। क्यों है एकीकृत, इसका भी आंसर देते हैं। चलो, यह सभी पहलुओं को, यानी कि डेवलपमेंट के सभी एरियाज को साथ लेकर चलता है। अंतर संबंध का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरकनेक्शन है, यह सभी पहलुओं को साथ लेकर चलता है। इसीलिए आप इसको कैसा बोलते हैं, एकीकृत बोलते हैं। और ये एकीकृत नहीं है, विकास का ही एक भाग है। तो तीसरा पॉइंट भी आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब चौथा डिफरेंस देखते हैं। ये माप का विषय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, यानी कि
ये होता है मेजरेबल, यानी कि ये माप का विषय है, यानी कि इसको मापा जा सकता है। लेकिन ये किसका विषय हुआ? ये मूल्यांकन का विषय है। किसका? मूल्यांकन का विषय। तो आपसे पूछे वृद्धि का डैश होता है और विकास का डैश होता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है कि वृद्धि का मापन होता है और विकास का मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो ये मापन का विषय है और ये मूल्यांकन का विषय है। पांचवा और लास्ट पॉइंट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो वृद्धि होती है, फिजिकल डेवलपमेंट, वो वातावरण पर निर्भर होता है। कैसा? वातावरण पर निर्भर, इन्वायरमेंट के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड होता है? इन्वायरमेंट के ऊपर। जितना अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, यानी जितना अच्छा खाने पीने को मिलेगा, केयर मिलेगी, उतना अच्छा फिजिकल डेवलपमेंट होगा। और ये किसके ऊपर है? ये वातावरण व जीवन, या फिर आप कहें लर्निंग, सीखने के ऊपर। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा विकास होगा। जीवन या लर्निंग दोनों पर निर्भर है। तो ये डेवलपमेंट के और वृद्धि के बीच में मैंने आपसे 5 जो है बेसिक डिफरेंस जो थे वो डिस्कस किए। एक बार इनको छोटा करके एक ही बार स्क्रीन पर दिखा देता हूं, देखिए। और ये आज से जितनी हमारी पहली क्लास थी और आज की जो क्लास हो रही है, नोट बनाते हुए आपको चलना है। लेकिन मैं इनकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन नोट्स जो अपने बनाते हुए चलेंगे वो अच्छे होंगे। देखो, मैं आपको अपंग नहीं बनाना चाहता। जो नोट्स अपने खुद के नहीं बना सकता वो 75,000 रुपए लेने का हकदार नहीं है, क्योंकि नौकरी के बाद कम से कम इतने पैसे तुम्हें मिलेंगे। तो ये 5 डिफरेंस बताए हैं। ठीक है, एक एक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। वृद्धि मात्रात्मक, विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों। निर्धारित समय होता है किशोरावस्था तक ग्रोथ का, जीवन पर्यंत विकास चलता है। वृद्धि एकीकृत नहीं है, विकास का एक भाग है। लेकिन विकास एकीकृत है, सभी पहलुओं को साथ लेकर चलता है। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। वृद्धि मापन का विषय है, डेवलपमेंट मूल्यांकन का विषय है। वृद्धि वातावरण पर निर्भर है और विकास वातावरण व जीवन दोनों पर निर्भर करता है। तो यहां तक एक एक चीज स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी और कोई भी यहां पर आपके दिमाग में दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर देखिए, हम बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे और यहां से आजकल एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस की भरमार है। चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ जो पुराने स्टूडेंट हैं वो लाइक का बटन दबाओ, नए स्टूडेंट पहले सब्सक्राइब का बटन फिर लाइक का बटन। ठीक है, और डेली आपको 9 बजे क्लास में आना है। ठीक है, 1-2 दिन क्लास बीच में नहीं होगी तो मैं आपको बता दिया करूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वरना क्लासेस तो आपकी चलेंगी ही। ठीक है, तो 9 बजे डेली आना है। चलो, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये नेक्स्ट टॉपिक है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आप में से कोई विकास हो तो बता दो, आपको कौन कौन से कारक, यानी कि कारक का मतलब है फैक्टर्स। सबसे पहले तो इस अवधारणा को समझो कि इस कंसेप्ट के अंदर पढ़ेंगे क्या। जब भी आपको दिखे कि प्रभावित करने वाले कारक, इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे इसके अंदर जिससे डेवलपमेंट या तो ज्यादा होगा या डेवलपमेंट कम हो जाएगा। अब इफेक्ट तो दोनों तरीके से हो सकता है, या तो नेगेटिव इफेक्ट होगा या पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो उन चीजों के बारे में बात करूंगा जिससे या तो विकास बढ़ता है या विकास कम होता है। तो इसके अंदर हम ये चीज पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए विशाखा, पूजा, प्रवीण, अनमोल, उमा, प्रीति, शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर है जो डेवलपमेंट को प्रभावित करता है वो होता है वंशानुक्रम। देखिए, वंशानुक्रम, हेरिडिटी। हेरिडिटी को अनुवांशिकता भी बोलते हैं, एक ही चीज है। ये माता पिता से प्राप्त होने वाले सभी गुण हैं। माता पिता से प्राप्त होने वाले सभी गुण। जब तुम पैदा हुए तो कुछ ऐसे गुणों के साथ पैदा हुए थे जो आपके एंसेस्टर से आपको मिले थे। तो माता पिता से मिलने वाले सभी गुणों का नाम क्या है? वंशानुक्रम है, हेरिडिटी होती है। ठीक है, अब हेरिडिटी आई एम सॉरी शक्तिमान। अब हेरिडिटी का रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए,
इसलिए हो जाता है कि शरीर का आरंभ, यानी कि शरीर का आरंभ एक कोश से होता है, एक कोश से होता है। हमेशा याद रखना, दो कोश नहीं, एक कोश से होगा। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? संयुक्त कोश। इस कोश को क्या बोलेंगे? संयुक्त कोश बोलेंगे। ठीक है, एक ही कोश से होगा, संयुक्त कोश कहा जाता है। यह संयुक्त कोश किससे बनता है? दो कोशों से मिलकर बनता है। यह कंबाइंड रूप से होता है। ये मात्र और मात्र यानी कि आपकी माता का और आपके पिता पितृ कोश यानी कि दोनों कोश का संयुक्त कोश बनता है, और संयुक्त कोश से ही आपके शरीर का आरंभ होता है। यानी कि ये संयुक्त कोश भी दो कोशों से मिलकर बना है, एक संयुक्त रूप से एक बन जाता है ये। तो शरीर का आरंभ एक कोश से होता है। ठीक है, अब मातृ कोश और पितृ कोश को देख लेते हैं। यहां पर मातृ कोश और पितृ कोश, यहां से क्वेश्चन बहुत बने हैं और YouTube पर इतनी डिटेल से आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए हम बहुत गहराई से इसको देखेंगे। जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं वो इसी आपके नोट्स के अंदर ही होंगे, टेंशन मत लेना। चलिए जी, गहराई में उतरते हैं इस कंसेप्ट की। चलिए, सबसे पहले याद रखना, मातृ कोश की बात करें उसको एक तरफ लिखते हैं और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं पितृ कोश। मातृ कोश और पितृ कोश का प्लस का साइन यहां पर लगा देते हैं। मातृ कोश होते हैं 23, क्या होते हैं? 23, और पितृ कोश भी होंगे 23। अब देखिए, मातृ कोश 23 और पितृ कोश 23, यानी कि अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बच्चा कैसा पैदा होगा? सामान्य, सामान्य बच्चा। आ रहा है ना मजा? उसके बाद मान लो कमी होने लग जाए पितृ कोशों की, मान लो मातृ कोश कांस्टेंट रहेंगे, ये 23 के 23 रहेंगे। याद रखना, जो बच्चा पैदा होता है दोषों के साथ वो मातृ के, अपनी मम्मी के कोशों के कारण नहीं, पिता के कोशों के कारण होता है। देखिए, कमी के कारण। पितृ कोश और मातृ कोश 23-23, तो कैसा बच्चा? सामान्य बच्चा। लेकिन मान लो इनकी काउंटिंग के अंदर फर्क आ जाए, काउंटिंग के अंदर फर्क आ जाए, 45 हो जाए, तो ये क्या आ जाएगा इसके अंदर? टर्नर सिंड्रोम। अगर मान लो ये 45 हो गए तो क्या आ जाएगा? टर्नर सिंड्रोम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या क्या सिंड्रोम होते हैं वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन पहले समझ लो क्या होता है। अगर मान लो एक कोश ज्यादा हो जाए, यानी कि ये मान लो 23 + 23, यानी कि ये सामान्य कितने हो गए? ये 46 हो गए सामान्य बच्चे में। मान लो कि ये हमने मातृ कोश और पितृ कोश 23-23 लिए, तो सामान्य बच्चे में 46 पितृ कोश हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी में एक पितृ कोश कम हो जाए तो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। अगर एक पितृ कोश ज्यादा हो जाए, अगर 47 हो जाए, तो क्या हो जाएगा? डाउन्स सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम हो जाएगा। और जिसको डाउन्स सिंड्रोम होता है उसको क्या बोला जाता है? मांगोलिज्म बालक। अगर आपसे पूछे मांगोलिज्म बालक किसको बोला जाता है, तो ऐसे बालक को बोला जाता है जिसमें 47 जो है कोश हों। ठीक है, नॉर्मल तो होते हैं 46, लेकिन अगर 47 है तो मंगोलिक बालक होगा। चलिए और आगे देखते हैं। इसके अंदर एक और चीज याद रखना, ये जो मंगोलिक बालक होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका IQ कितना होता है। तो मंगोलिक बालक जिसके अंदर डाउन सिंड्रोम हो, उसका IQ 25 से 50 के बीच में देखने को मिलता है। इसका IQ सिर्फ कितना होगा? इसका IQ सिर्फ 25 से 50 होगा। ठीक है, अब आपने एक वर्ड देखा होगा क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के बारे में भी जानकारी ले लो कि ये क्रोमोसोम्स किस खेत की मूली है। तो चलिए क्रोमोसोम्स के बारे में देखते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? देखिए इसका धागे के समान लंबा आकार होता है। धागे के समान लंबा आकार होगा इसका। ठीक है, कुल संख्या 46 होती है। ये क्रोमोसोम्स ही हैं जिनकी बात कर रहे हैं, 23 माता के 23 पिता के। तो इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 46।
होती है, 23 मम्मी के 23 पापा के, पितृ और मातृकोश। तीसरी चीज यहां पर समझना होगा, इनके अंदर जीन्स पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा जीन्स किसके अंदर पाए जाएंगे, तो आप ये मत बोलना जीन्स दुकानदार की दुकान के अंदर मिलेंगे। जीन्स मिलेंगे क्रोमोसोम्स के अंदर ही। ठीक है, जीन्स के अंदर क्या होता है, जीन्स के अंदर आनुवांशिक गुण होते हैं जो आपको प्राप्त होते हैं, आनुवांशिक गुण होते हैं। तो अब देखिए कितनी सुंदर एलेबोरेशन हो गई है सारी चीजों की, कि 23 + 23 सामान्य बच्चा, 46 पे, 45 पे टर्नर सिंड्रोम, 47 पे डाउन सिंड्रोम जिसको मंगोलिज्म या मंगोलिक बालक बोलेंगे, IQ 25 से 50 होगा। क्रोमोसोम्स को ही बोला जाता है ये कोश, और धागे के समान लंबा आकार, कुल संख्या 46, अंदर जीन्स पाए जाते हैं और जीन्स के अंदर आनुवांशिक गुण होते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स के अंदर ये जो विसंगति है, आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने ना टर्नर सिंड्रोम बताया अच्छे से, ना डाउन सिंड्रोम बताया अच्छे से, क्योंकि मैं एक नया टॉपिक ही अब आपको बताऊंगा कि क्रोमोसोम्स के अंदर अगर मान लो विसंगति हो जाती है तो किस तरीके से उनके क्या क्या नाम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी। चलिए एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, क्रोमोसोम्स की विसंगति। क्रोमोसोम्स के अंदर अगर गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले आप देखो XXY, XXY की असामान्यता हो जाएगी। अगर XXY की असामान्यता हो जाएगी, लेकिन तो क्या होगा, देखने में पुरुष जैसा, लेकिन उसके अंदर थोड़े से, यानी कि इसके अंदर क्या बनेंगे, लेस्बियन या गे, याद रखना। दूसरा देखो, दूसरा होता है XYY की विसंगति। असामान्यता या विसंगति एक बात है। अपराधी, XYY की विसंगति वाले व्यक्ति क्या बनेंगे, अपराधी बनेंगे। ठीक है, तीसरा होता है, एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, XO। XO क्या होता है, XO के अगर विसंगति होती हुई तो महिला के होते हुए महिला का गुण नहीं होगा, यानी कि बांझ होगी, और इसी को ही टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। यानी 45 जीन्स मिलेंगे, यानी कि जो जोड़े, यानी कि उनकी संख्या कितनी होगी, 45, एक कम होगा। टर्नर सिंड्रोम मैंने आपको बताया था, यानी महिला बांझ। अब देखिए ये जो होगा इसको क्या बोला जाता है, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम होगा। मेनली तो यही होते हैं, मेनली तो यही होते हैं। अब यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, क्योंकि एक एक चीज को हमने डिस्कस किया है कि विकास के ऊपर प्रभाव पड़ेगा बहुत सारी चीजों का। तो सबसे पहले प्रभावित करने वाला जो कारक था हमने उसके बारे में डिस्कशन किया है इसमें, और सबसे पहला प्रभावित करने वाला कारक कौन सा था, ये वाला कारक था जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया, वंशानुक्रम। अब ये वंशानुक्रम का टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, अभी तो इसके अंदर गहराई में चलेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। तो वंशानुक्रम, हेरिडिटी के बारे में हमने पढ़ा, और हेरिडिटी के रोल को हमने बिल्कुल बेसिक से समझा, जहां से हेरिडिटी को पढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद क्रोमोसोम्स के बारे में बताया, और कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं वो बताए। फिर क्रोमोसोम्स की विसंगति भी मैंने आपको बता दी, जो ज्यादातर एग्जाम्स में अगर पूछ ली जाए, और पूछी ही जाती है अच्छे एग्जाम्स में, तो आपको सारी चीजें पता हो। चलिए अब वंशानुक्रम के नियम देखते हैं, प्रिंसिपल्स। वंशानुक्रम के नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
ये आपने मिस कर दिया तो कंसेप्ट ढीला रह जाएगा। पहला है बीज कोश की निरंतरता का नियम। कौन सा है? बीज कोश की निरंतरता का नियम। इसका मतलब यह होता है कि बीज कोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, यानी कि जो गुण मिलते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगे, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी बीज कोश चलता है। आपके अंदर कोई गुण है तो हो सकता है कि आपके दादा के परदादा के परदादा के अंदर हो। तो ये कौन सा सिद्धांत बोलता है? बीज कोश के निरंतरता का सिद्धांत। अब ये दिया किसने था? एक मनोवैज्ञानिक का नाम था वीजमैन। वीजमैन इसके प्रतिपादक हैं। प्रतिपादक का मतलब बनाने वाले, क्रिएटर हैं इसके, वीजमैन ने। अब ये प्रयोग किसके ऊपर किया था? चूहे पर प्रयोग था। किसके ऊपर प्रयोग था? चूहे पर प्रयोग। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। पहला सिद्धांत क्या? बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपका जो बीज कोश है वो चलेगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, आपके जो गुण हैं आपके लड़के के लड़के के लड़के के लड़के के लड़के के अंदर भी आ सकते हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। उसके बाद दूसरा है समानता का नियम। यह समानता का नियम किस उड़ती हुई चिड़िया का नाम है? बताइए। देखिए, एक सीधी सी बात है, जैसे माता पिता वैसे बच्चे। जैसे माता पिता वैसे बच्चे। तो ये कौन सा समानता का नियम हुआ? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इसका एक उल्टा है, विभिन्नता का सिद्धांत। एक इसका उल्टा है, विभिन्नता का सिद्धांत। ये जो विभिन्नता का सिद्धांत है ये क्या बोलता है? माता पिता के गुणों से कुछ भिन्न गुण होंगे। विभिन्नता यानी कि उल्टा ना है ये। तुम ये मत सोचना कि माता पिता से उल्टे होंगे। माता पिता से कुछ अलग गुण रखने वाले होंगे। यानी कि यहां पर आप क्या लिखोगे? माता पिता के गुणों से, माता पिता के गुणों से कुछ अलग गुण। यहां पर एक वर्ड के ऊपर मैंने ज्यादा जोर दिया है और उसके ऊपर ध्यान रखना, कुछ अलग, अपोजिट नहीं लिखा मैंने। क्या लिखा है? कुछ अलग लिखा है, अपोजिट ना है। समझ गए ना ये बात? चलो, चौथा जो सिद्धांत होगा वो क्या होगा? चौथा होगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत। यह प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या बोलता है? माता पिता से उल्टे गुण, यानी कि माता पिता से विपरीत गुण। माता पिता से विपरीत, अपोजिट, अपोजिट गुण। जैसे पापा पुलिस में हो और लड़का चोर बन जाए, या बाप चोर हो लड़का पुलिसमैन बन जाए। ठीक है, तो विभिन्नता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत यह कहता है कि मान लो विराट कोहली का लड़का आगे चल के टेनिस में बढ़िया प्लेयर बन जाए, तो क्या हुआ? माता पिता के गुणों से कुछ अलग गुण हुए उसके अंदर। उसका बाप क्रिकेट में बढ़िया खेलता है, वो टेनिस खेलने लग गया। ठीक है, यहां पर ये सभी सिद्धांत समझ गए होंगे आप या नहीं समझे? ये जो विभिन्नता का सिद्धांत था, यानी कि माता पिता से थोड़े से अलग चलेंगे, ये डार्विन और लेमार्क का था। किसका? डार्विन व लेमार्क। ये और लिख लो, चलो, एडिशनल चीज अगर तुम्हें लिखनी है। ठीक है, अब विपरीत का, जैसे कि सारी चीजें समझ गए यार, चलो पांचवा सिद्धांत देखो। ये कंट्रोवर्शियल है, इसको माना नहीं जाता, मैं भी नहीं मानता। अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। ये हो भी नहीं सकता, तुम भी नहीं मानोगे। यह बात करता है कि माता पिता के अर्जित गुणों का हस्तांतरण होगा। माता पिता के अर्जित गुणों का हस्तांतरण होगा। यानी कि मान लो आप जिंदगी भर पढ़ के साइकोलॉजी के अंदर बहुत तगड़े हो जाओ,
और तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारा लड़का या लड़की हो, वो भी साइकोलॉजी में बहुत तगड़ी हो जाएगी, नहीं होगी। या मान लो विराट कोहली है, अब उनको मान लो दूसरा छोरा हो जाए, मतलब कि एक जो छोरा उसका हो रहा है, वो क्या वैसा ही क्रिकेट खेलेगा? जरूरी नहीं है। अगर वो कहे कि हाँ वैसा ही क्रिकेट खेलेगा, यानी कि 3 साल का होते ही वो छक्के मारने लग जाएगा, तो अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत हो, ये माना नहीं जाता, विवादास्पद है ये। ठीक है। अब ये किया किसने था? अब आदमी का लिए ये भी लेमार्क का ही। अब देखो लेमार्क, देखो कितना उल्टा आदमी था। उसने 2 सिद्धांत दिए हैं और दोनों एक दूसरे से कितने अपोजिट हैं। एक तो विभिन्नता का सिद्धांत दिया लेमार्क ने डार्विन के साथ मिलकर कि माता पिता के गुणों से कुछ अलग गुण होंगे। लेकिन फिर लेमार्क ने ही यहां पर क्या बोल दिया? लेमार्क ने फिर यहां पर बोल दिया कि माता पिता ने जो लर्निंग करके जो गुणों का जो गुण अर्जित किए हैं उनका हस्तांतरण हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। और लेमार्क ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि इसने एक जिराफ के ऊपर प्रयोग किया था। किसके ऊपर प्रयोग किया था? जिराफ के ऊपर। यानी कि मान लो जिराफ ने कोई स्पेशलिटी होगी, उसका जो लड़का पैदा हुआ तो जिराफ के उस लड़के में भी वही स्पेशलिटी आ गई। लेकिन ये इंसानों का मामला है बॉस, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? तो ये 5 सिद्धांत थे वंशानुक्रम के। अब एक चीज आपने देखी होगी कि कई लोग ये बात बोलेंगे कि यार हमारे जो लड़के हैं वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, उसका बाप अच्छा था, मैं अच्छी हूं, XYZ बातें। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, वो अगर किसी चीज में अच्छे हैं और तुम भी किसी चीज में अच्छे, तो ज्यादातर एक चीज ये हो सकती है कि उन्हें वातावरण वैसा मिला हुआ है। आपको कैसा टफ वातावरण आपके माँ बाप को, जैसे कि आपके माँ बाप टीचर हैं कईयों के, और आप भी टीचर हैं, जैसे मैं हूं, मेरा बाप भी टीचर है, मैं भी। लेकिन सिचुएशन कितनी टफ थी, मैं राजा की तरह बड़ा हुआ, सारी सुख सुविधाएं मतलब की, और वो कितने टफ सिचुएशन में वो उन्होंने पढ़ा। तो वातावरण और अनुवांशिकता, हमारे पास अनुवांशिकता सेम थी मान ली, मेरे पापा के पास, लेकिन जो वातावरण है हम दोनों का बहुत अलग था। तो यहां पर अगर वो अच्छे हो रहे हैं आपकी तरह, तो उसके अंदर वातावरण का बहुत रोल है। अनुवांशिकता का रोल तो फिक्स रहता ही है, लेकिन वातावरण का भी रोल बहुत ज्यादा होगा, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है। यह समझ में आ गया या नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। अब वातावरण के बारे में बात करेंगे। यह तो हुआ किसका सिद्धांत? यह तो हुआ सिद्धांत हमारे किसके? वंशानुक्रम के सिद्धांत। बीज कोश की निरंतरता का चूहे पर प्रयोग, बीजमैन ने दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी बीज कोश चलता है। दूसरा समानता का नियम, जैसे माता पिता वैसे बच्चे। विभिन्नता का नियम, डार्विन व लेमार्क, माता पिता के गुणों से कुछ अलग गुण। प्रत्यागमन का सिद्धांत, माता पिता से विपरीत अपोजिट गुण। 5वां अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, माता पिता के अर्जित गुणों का हस्तांतरण होगा। लेमार्क जिराफ पर उसका प्रयोग है। ठीक है। चलिए वातावरण के बारे में बात करते हैं हम। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, वो क्या है? वो है वातावरण। देखो वातावरण, एक सेकेंड जी, अब तो नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि पहले पर मैंने वो पढ़ा दिया। चलो अब मैं उस तरीके से नहीं बताऊंगा कि परि प्लस आवरण पर्यावरण शब्द बन गया, इसका मतलब है जो हमें चारों तरफ से घेरता है, ये सबको पता है। ठीक है। लेकिन सबसे जो बेस्ट जो वातावरण की जो आप इलेबोरेशन कर सकते हैं, वो ये है कि वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। और एक चीज याद रखना, वो समस्त बाह्य तत्व आ जाएंगे जो बालक को जन्म से प्रभावित करते हैं। और एक चीज याद रखना, जो वातावरण होता है वो बुद्धि के अपने चरम सीमा तक पहुंचने के लिए भी जो है सबसे मेन फैक्टर होता है, सबसे मेन फैक्टर होता है। तो यहां पर याद रखना, वातावरण क्या होगा, लिखा क्यों नहीं जा रहा? हाँ जी, वातावरण प्रत्येक बालक को चारों तरफ से हर विकास के पहलू को प्रभावित करता है।
के पहलू को प्रभावित करता है। वातावरण में बालक का मानसिक प्लस भौतिक दोनों तरीके के वातावरण आते हैं। मानसिक और भौतिक। मानसिक का मतलब है मेंटल एनवायरनमेंट, यानी कि दिमाग के अंदर जो फिल्म चलती है, और तुम्हारे सामने जो वातावरण है उसको भौतिक बोला जाता है, जिसको फिजिकल बोला जाता है। फिजिकल वातावरण समझ गए ना, जो तुम्हारे सामने है, स्कूल खुला हुआ है, एक दुकान खुली हुई है, तुम्हारे घर में एक चेयर है, एक टेबल है, तो वो तुम्हारा भौतिक वातावरण है। और तुम्हारे दिमाग के अंदर जो फिल्म चल रही है वो तुम्हारा मानसिक वातावरण है। तो वातावरण में बालक का मानसिक और भौतिक दोनों वातावरण आते हैं। दोनों वातावरण आते हैं। तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो भौतिक वातावरण से, और तुम्हारे दिमाग में सोने के अलावा, सोने के टाइम पर सपने देखते होगे, 24 घंटे कुछ ना कुछ फिल्म चलती है। तो मेंटल और फिजिकल दोनों तरफ से आप घिरे हुए होते हैं वातावरण से। चलिए, आप समझ गए होंगे। अब इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है वातावरण का। अब हमने इसको दूसरे नंबर पर रखा है। पहले पर हेरिडिटी, दूसरे पर इन्वायरमेंट, बराबर है। पहले पर इसको रख लेते, दूसरे पर उसको, बराबर होती है इनकी। और इनका रोल क्या है, बराबर रोल है डेवलपमेंट के ऊपर। लेकिन अब वातावरण का प्रभाव भी देखना जरूरी है, तो वो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है वातावरण का प्रभाव, कि एनवायरनमेंट का क्या क्या प्रभाव पड़ता है डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, बहुत प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला है शारीरिक विकास पर प्रभाव। घरा खाने को दो दाने नहीं हो तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। और आप आर्यन खान हो तो क्या होगा, गांजा चरस पी के भी जेल के अंदर चले जाओगे तो बाप छुड़वा लाएगा। तो वातावरण का कितना फर्क है। शरीर के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण का शारीरिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। खाने को तो, यानी कि समझ गए ना यार, एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो शरीर के ऊपर प्रभाव सबसे पहले पड़ेगा। और भी प्रभाव है, मानसिक विकास पर प्रभाव, मानसिक विकास पर प्रभाव। एक बंदा है, उसे कभी जिंदगी में स्कूल मत भेजो, और दूसरा बंदा है, उसको आप एक अच्छे से स्कूल में, एक अच्छे से शिक्षक के पास भेजो, तो मानसिक विकास किसका ज्यादा होगा, जो स्कूल में जाएगा, अच्छे टीचर से पढ़ेगा। तो वातावरण देखो दोनों का अलग है। एक अपने घर में रहता है और दूसरा एक ऐसे वातावरण में जहां पर शिक्षक हैं, तो मानसिक विकास के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, सामाजिक विकास पर प्रभाव, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था। सामाजिक विकास पर वातावरण का प्रभाव जरूर पड़ता है भाई। मान लो दो बंदे हैं, एक बंदा एक ऐसे मोहल्ले में रहता है जहां पर एक अच्छी सोसाइटी है, बहुत अच्छी तरीके से वहां पर बातचीत होती है, और एक बंदा ऐसे में रहता है जहां पर गली के बाहर सब लोग लड़ते रहते हैं, गालियां बकते रहते हैं। तो उसके सामाजिक विकास के ऊपर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। किसके कारण पड़ेगा? वातावरण, जिसके चारों, यानी कि बच्चे के चारों तरफ जो है वो उसे सामाजिक तौर पर भी प्रभावित करता है। चौथा, सांवेगिक विकास पर प्रभाव, इमोशनल डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ेगा बताओ? सीधी सिंपल सी बात है। आपके सामने एक ऐसा टीचर है जो 24 घंटे तुम्हें मोटिवेट करे, तुम्हें पढ़ना है, सरकारी नौकरी पानी है, टेट एग्जाम पास करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे एग्जाम पास करने हैं जो कॉम्पिटिटिव हो, जिसके अंदर नौकरी मिले। और एक है तुम्हें वो कहे कि बस टेट एग्जाम पास करे जाओ, 30 में से 32 नंबर लिए जाओ, मेरी वाहवाही करे जाओ, मुझे देवी मान लो, एक मम्मी की तरह ट्रीट करे जो अपने सब्सक्राइबर्स को। तो उनकी इमोशनल डेवलपमेंट पर भी प्रभाव पड़ेगा। हमारे बच्चे क्या करते हैं, 24 में से जितना समय खाली मिलता है पढ़ाई के लिए निकलते हैं, और वो मैडम की वीडियो देख लिए सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो सांवेगिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, इमोशनल डेवलपमेंट पर भी। एक ऐसे एरिया में तुम रहते हो जहां पर 24 घंटे लड़ाई झगड़ा रहता है, तो तुम बेसिक इंस्टिंक्ट के ऊपर बेस्ड व्यवहार करोगे। लेकिन ऐसे एरिया में आप रहते हो जहां पर एक सभ्य समाज है, तो वहां पर आपको कोई गाली भी बकेगा तो आप बोलोगे कोई बात नहीं भाई, थैंक यू सो मच।
तो सामवेगिक विकास के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है वातावरण का। और लास्ट है संपूर्ण व्यक्तित्व पर, ले दे के बात ये है, होल पर्सनैलिटी के ऊपर इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। तो यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी या नहीं आ गई होंगी? बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। और वुडवर्थ महाराज को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में उनकी एक परिभाषा जरूर होती है। तो मैं वातावरण के बारे में वुडवर्थ की परिभाषा बताए बिना यहां से आगे बढ़ नहीं सकता, प्रलय हो जाएगी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा वातावरण प्लस वंशानुक्रम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि विकास के अंदर वातावरण और जो वंशानुक्रम है उन दोनों का प्रभाव पड़ता है। वातावरण और वंशानुक्रम एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। यह किसने कहा? वुडवर्थ ने। ये याद रखना, क्योंकि वुडवर्थ की बहुत ज्यादा जो है डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए, अब दो तो हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? कि विकास के, वृद्धि और विकास के ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला हमने क्या देखा, किसका प्रभाव पड़ेगा, यह डिस्कस किया था, वंशानुक्रम का। किसका प्रभाव पड़ेगा? वंशानुक्रम का। देखो ये रहा पहला, वंशानुक्रम। और दूसरा हमने क्या डिस्कस किया? स्क्रीन चली गई क्या? नहीं, स्क्रीन नहीं गई है। दूसरा क्या डिस्कस किया हमने? वातावरण का। किसका डिस्कस किया? वातावरण का। अब तीसरी चीज देखो जिसका प्रभाव वृद्धि और विकास के ऊपर पड़ता है। ये दो मेन चीज थी जो हमने कर लिया है कि ये पूरा अलग से चैप्टर के नाम, एक अलग ही चैप्टर होता है वृद्धि और विकास के सिद्धांत, या क्या कैसे वृद्धि और विकास होता है। वंशानुक्रम और वातावरण का भी एक चैप्टर है, तो वो चैप्टर हमने आज ही कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, एक ही आज की ही क्लास के अंदर हमने क्या कर लिया, वो कंप्लीट कर लिया। अब यहां पर जो तीसरी चीज है वो है लिंग का प्रभाव। अब आप बोलेंगे कि कैसे पड़ सकता है? देखिए, लड़कियों का विकास जल्दी होता है, लड़कियों का विकास जल्दी होता है। शारीरिक विकास के मामले में थोड़ा सा जेंडर जो है, लिंग का प्रभाव पड़ जाता है। लड़कियों की मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है, वयसंधि काल जल्दी आता है, लड़कों का बाद में, तो लिंग का प्रभाव होता है। चौथा है बुद्धि का प्रभाव। बुद्धि का प्रभाव यानी कि मानसिक विकास अच्छा होगा तो, मानसिक विकास अच्छा होगा तो विकास अच्छा होगा। समझ में आ गई बात? बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि बुद्धि का प्रयोग भी, यानी कि बुद्धि का प्रभाव भी पड़ता है। उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रभाव है जो तुम्हें समझना जरूरी है डिटेल में। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि जो ग्लैंड्स होते हैं उनका प्रभाव कैसे पड़ता है डेवलपमेंट पर। अब देखिए, यहां पर एक बात जाननी जरूरी होती है। एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के कम सक्रिय होने पर व्यक्ति बौना रह जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड मान लो कम एक्टिव रहा, तो कम एक्टिव रहने पर आदमी कैसा हो जाएगा? बौना। अगर मान लो ज्यादा एक्टिव हो गया, ज्यादा एक्टिव पर क्या हो जाएगा बताइए? ज्यादा एक्टिव होने पर अत्यधिक लंबा, ग्रेट खली जैसा। तो अगर आपको ये मुझसे पूछना हो कि खली की हाइट इतनी क्यों बढ़ गई, तो पिट्यूटरी ग्लैंड उसका ज्यादा एक्टिव हो गया, यानी कि अधिक लंबा होना।
हाइट बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव देखो कितना पड़ा। ठीक है, अभी तो और प्रभाव तुम्हें बताता हूं अंतःस्रावी ग्रंथियों के। रुक जाओ, अभी पार्टी अभी बाकी है। तो एक तो ये हो गया। अब थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो किस तरीके से दिक्कत मचाता है। चलो, ये तो पिट्यूटरी और ये थायराइड ग्लैंड। अब देखिए, थायराइड ग्लैंड के अधिक होने पर तनाव, चिंता व उत्तेजना होगी, यानी कि ये ज्यादा एक्टिव हो गया तो क्या होगा, तनाव, उत्तेजना, एक्साइटमेंट ज्यादा होगा, तनाव, प्रेशर ज्यादा फील करोगे और चिंता करने लग जाओगे। ठीक है, अगर मान लो ये कम हो गया, कम होने पर कुछ नहीं, ज्यादा होने पर दिक्कत बनती है, ज्यादा एक्टिव होने पर। तीसरा जो ग्लैंड होता है उसका नाम याद नहीं आ रहा, टी से ही नाम था उसका, थाइमस, थाइमस, थाइमस ग्लैंड। तीसरा है हमारा थाइमस ग्लैंड। इस थाइमस ग्लैंड के साथ भी अगर मान लो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, अधिक एक्टिव अगर ये हो गई, यानी कि ज्यादा एक्टिव हो गई तो दिक्कत बन जाएगी। क्या दिक्कत बनेगी, शारीरिक व मानसिक विकास रुक जाएगा। शारीरिक प्लस मानसिक विकास बाध्य हो जाएगा। बाध्य होना, बाध्य का मतलब हर्डल की तरह काम करेगा, यानी कि बच्चे को अगर मान लीजिए थाइमस ग्लैंड अधिक एक्टिव हो गया तो बच्चे का शरीर और जो मानसिक विकास है वो बाह्य, वो क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, पांचवा हो गया ये अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। एक छठा फैक्टर और होता है जो बच्चे के वृद्धि और विकास के ऊपर इफेक्ट डालता है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला छठा कारक देखो, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। छठा कारक कौन सा है, छठा कारक है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक प्लस सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, इसके अंदर बहुत सारे कारक आ जाते हैं। कौन कौन से आएंगे, परिवार, पड़ोस, क्या हो गया ये मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, ये थोड़ा सा लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है, उसके लिए मुझे क्षमा करें जी। एक बार इस राइटिंग पैड को मैं क्या करता हूं, दोबारा से चला लेता हूं इसके अंदर जोड़कर। एक सेकंड रुके, चलो जी, लेकर प्रभु का नाम शुरू करते हैं काम। तो परिवार हो गया, परिवार के पास बाद क्या हो गया, पड़ोस हो गया, उसके बाद आपके मित्र साथी हो गए, मित्र हो गए आपके, उसके अलावा स्कूल हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, क्या हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, क्या हो गया, इंटरनेट हो गया, उसके अलावा वेशभूषा, हाय पड़ोस वाला ये लड़का ये पहन रहा था, मेरे को वही वैसे जूते लेकर आने हैं। तो लड़के लड़कियों के अंदर ये बहुत होती है, लड़कियों के अंदर ज्यादा होती है कि मेरी दोस्त ने ये ले लिया वैसा ये मुझे करना है। आपने शहरों में भी देखा होगा, खर्चा इसलिए होता है क्योंकि पड़ोसी कुछ ले लेते हैं, तो मैंने आजकल देखा है ऐसा बहुत होता है। तो परिवार, पड़ोस, मित्र, स्कूल, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, वेशभूषा, ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है जो वृद्धि और विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अब कल की क्लास के अंदर क्या करेंगे, कल की क्लास के अंदर हम विकास की अवस्थाओं का पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, अवस्थाएं तो मैंने आपको बता दी थी कि 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन उसी के अंदर हम जो है सेटिस्फाई नहीं हुए। कल अवस्थाएं देखेंगे, बाल विकास की अवस्थाएं, और हर एक अवस्था को
चीर फाड़ करके देखेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या किया वो एक बार देख लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने आज कितनी चीजें निपटाई हैं। ये अटकने लग गया ये बोर्ड, कोई बात नहीं, कल से नहीं अटकेगा, इसकी मरम्मत कर दूंगा मैं, डोंट वरी। अभिवृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है, वहां से हमने पढ़ना शुरू किया था, यहीं से किया था ना हमने, अभिवृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है, हाँ यहीं से शुरू किया था। मैंने आपको बताया कि शरीर में होने वाले परिवर्तन ही ग्रोथ हैं, फिजिकल होते हैं, ये मात्रात्मक होते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया वृद्धि और विकास के अंदर अंतर, यानी कि विकास भाई साहब और वृद्धि मैडम के अंदर अंतर क्या है। उसके हमने कितने अंतर डिस्कस किए, 5 अंतर। उसके बाद एक और हमने नया टॉपिक किया, वो कौन सा टॉपिक था, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने सबसे पहले वंशानुक्रम को डिस्कस किया कि वंशानुक्रम क्या है, उसकी काउंटिंग को डिस्कस किया, क्रोमोसोम को डिस्कस किया, उसके अंदर एक और टॉपिक क्रोमोसोम्स की विसंगति डिस्कस की। फिर हमने वंशानुक्रम के नियम देखे, ये जो पहला जो फैक्टर था वंशानुक्रम, उसके नियम, कितने नियम बताए मैंने आपको, मैंने 5 नियम बताए। फिर उसके बाद हमने किसको पढ़ना शुरू किया, हेरिडिटी के बाद हमने पढ़ना शुरू किया वातावरण को, एनवायरमेंट को। तो मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंट होता क्या है, वातावरण प्रत्येक बालक को चारों तरफ से हर विकास के पहलू को प्रभावित करता है, बालक का मानसिक भौतिक दोनों वातावरण आ गए। वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है, बहुत अच्छे तरीके से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सामूहिक यानी संपूर्ण व्यक्तित्व के ऊपर। वुडवर्थ ने कहा वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। उसके बाद तीसरा जो प्रभाव पड़ता है वो हमने देखा लिंग का प्रभाव। चौथा जो हमने देखा वो देखा बुद्धि का प्रभाव, किसका, बुद्धि का प्रभाव। पांचवा जो देखा वो अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव देखा। छठा सामाजिक व सांस्कृतिक कारक का प्रभाव देखा। ठीक है, अब यहां से आगे शुरू होगी बाल विकास की अवस्थाएं। क्या शुरू होगा, नया टॉपिक, वीडियो 3 में स्टेजेस देखेंगे। स्टेजेस का हम क्या करेंगे, डीप एनालिसिस। ठीक है, डीप एनालिसिस करेंगे। तो मेरा नाम है विप्लव सिंह और आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास जो है पसंद आई होगी, मजा आया होगा। मुझे भी मजा आया, मुझे भी काफी अच्छा लगा आज आप लोगों के सामने मिलकर। स्क्रीन क्लियर है बिल्कुल, आप थोड़ा वीडियो क्वालिटी को हाई कर लो, क्लियर दिख जाएगा। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं लाइक करके जाएं, पुराने स्टूडेंट और नए स्टूडेंट मिलकर डेली आए क्लासरूम में। 9 बजे क्लास होगी, कल भी क्लास होगी। बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें और हर एक क्लास को लें। बैक टू स्कूल चैनल के ऊपर ये दूसरी क्लास थी। मनोविज्ञान को पूर्ण रूप से हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, जहां पर खत्म करेंगे वहीं से अगली क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, टेक केयर, ख्याल रखें। आप बैठे कहाँ हो, ये मेरा नया सेटअप है, पूरा नया तरीके से मैंने चीजें सेटअप की हैं। एक ये लॉन्ग व्यू है जो दूर से दिखता है, ये एक ये पास वाला व्यू है और एक ये हमारा बोर्ड वाला व्यू है। तो ये 3 जो है डिफरेंट व्यू हैं। सबसे पहला लॉन्ग वाला जिससे सेशन की शुरुआत करता हूं, फिर ये एक जो हमारा सामने वाला है और एक तीसरा ये बोर्ड वाला जो है हमारा सीन रहेगा। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को गुड नाइट, ख्याल रखिए अपना और डेली क्लासेस में आए। और इस बात की गारंटी है अगर आप डेली क्लासेस लोगे तो कोई भी एग्जाम टीचिंग से रिलेटेड आपका रुकने वाला नहीं है। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच आने के लिए। टेक केयर। मैंने एक एक चीज खुद डिजाइन की है। मैं मल्टी टैलेंटेड आदमी हूं। देखिए जो टीचर होते हैं ना, वो ज्यादातर टीचर मैंने देखा उन्हें बस पढ़ाना आता है, टेक्निकल चीजों से उनका हाथ तंग होता है। या कुछ ऐसी मैडम भी देखी होंगी जो अपने साइन करवाने के लिए भी एक बंदा रख ले। मैं उनमें से नहीं हूं। वीडियो को एडिट करना, वीडियो को बनाना, वीडियो के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग करना, ओबीएस को ऑपरेट करना,
बहुत कुछ गहरी नॉलेज है मुझे। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो नए स्टूडेंट हैं कि ये सब कुछ मैंने ही क्रिएट किया हुआ है, ये तीनों सीन। यानी कि ये अगर आप ऐसे देखोगे तो लॉन्ग वाला भी, ये मिडिल वाला भी और बोर्ड वाला भी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है ये चीजें कैसे करते हैं और प्रोफेशनल भी कैसे लगती हैं। ठीक है, चलिए, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।